नमो नमः। छात्रों, आज जो पाठ मैं आपके लिए लाई हूँ वह बाल मनोविज्ञान पर आधारित बहुत ही मर्मस्पर्शी पाठ है। टोपी शुक्ला एक कहानी है जिसे सुप्रसिद्ध लेखक राही मासूम रजा जी ने लिखा है। हम पाठ के एमसीक्यूज, सीवीक्यूज, हॉट्स पर चर्चा करेंगे, सार देखेंगे, पाठ का एक्सप्लेनेशन, विश्लेषण देखेंगे, मुहावरे पाठ पर आधारित जो मुहावरे आए हैं इस पाठ में, ठीक है, और साथ में लेखक परिचय, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। आइए पढ़ते हैं टोपी शुक्ला स्पर्श भाग 2 कक्षा 10 बी कोर्स। तो ये बताइए, क्या आप अपने सामाजिक व्यवस्था के बारे में कुछ जानते हैं? क्या आपने किसी बच्चे को स्कूल में अपमानित होते हुए देखा है? यदि हाँ तो उसके बारे में बताइए। क्या आपका परिवार संयुक्त परिवार है, यानी कि जॉइंट फैमिली, दादा दादी नाना नानी साथ रहते हैं? आपके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? अपने गांव, शहर तथा वहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताइए। शिक्षा व्यवस्था की बात चलती है तो एक यहाँ पर आप मत्स्य आरेखन देख रहे हैं, माइंड मैप है ना। तो इसमें जो है समस्या, चुनौतियां और इसका समाधान, इस पर हमने चर्चा की है कि देखिए, आज शिक्षक का प्रेम पूर्व बालक के बारे में जानने की कोशिश, बाल केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था, सबको समान रूप से जीने का, पढ़ने का, लिखने का एहसास होना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, सर्वांगीण विकास के लिए मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराना। ये तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समस्या के समाधान हो सकते हैं। कौन सी समस्या? शिक्षक बालक के शैक्षिक स्तर को समझ नहीं पाता, विद्यालय में बालक का अपमान हुआ हो, शिक्षा व्यवस्था अपनी भाषा में ना होना और शैक्षिक वातावरण सही ना होना। क्योंकि हम इस पाठ में यही बाल मनोविज्ञान, टोपी और उसके दोस्त इफन, इनके बचपन का अध्ययन करने से उनके जीवन में घुसने के बाद हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हमारे आसपास का जो माहौल है, सामाजिक या शैक्षिक, वह हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। मासूमियत और समाज के बीच का जो द्वंद्व है, यही इस पाठ का उद्देश्य है। सच्ची दोस्ती की कोई जाति या मजहब नहीं होती, इसे गहराई से समझना, मानवीय संवेदनाओं, निस्वार्थ प्रेम की ताकत को महसूस करना, ठीक है, भाषा और बोली, विशेषकर पूर्वी बोली बनाम शहरी लहजा के भावनात्मक जुड़ाव का विश्लेषण करना, बाल सुलभ मासूमियत और सामाजिक रूढ़ियों के बीच टकराव की पहचान करना। यह जो पाठ है, मनोवैज्ञानिक कहानी है टोपी शुक्ला, राही मासूम रजा के उपन्यास टोपी शुक्ला का एक अंश मात्र है। इस पाठ में प्रेम के निश्चल और निष्पाप रूप को दिखाया गया है और बताया गया है कि प्रेम जात पात को नहीं मानता। इस पाठ में प्रेम के निश्चल, निष्पाप, निष्कलंक यानी कि उस रूप पर जो है प्रकाश डाला गया है। अब ये देखिए, पाठ का मस्तिष्क आरेखन माइंड मैप है। मुख्य पात्र इसमें कहानी में कौन कौन है? टोपी शुक्ला है, जो कि एक संवेदनशील, मेधावी, स्वाभिमानी बालक है। वह कोई गलत काम नहीं करता, परंतु पढ़ने से पारिवारिक सामाजिक परिस्थितियों के कारण उसका मन हट जाता है। पढ़ाई के प्रति जो एकाग्रता है उसमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है। शुक्ला जी उसके पिता हैं, ईमानदार, आदर्शवादी, संघर्षशील व्यक्तित्व, नीले तेल वाले कहे जाते हैं, संघर्षशील व्यक्ति। माँ, टोपी की माँ स्नेहमयी, त्यागमयी, सहनशील है। टोपी का दोस्त इफन उसका सहायक, प्रेरणादायक है, खुशी का आधार है उसकी। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका में। भाव और विषय, संवेदनशीलता, संघर्ष, ठीक है, आत्मसम्मान, मानवीय मूल्य, शिक्षा का महत्व इस पाठ का भाव है। और संदेश है, फिर भाषा शैली है सहज सरल, मार्मिक अभिव्यक्ति वाली। कीवर्ड इसमें जो आए हैं, टोपी, गरीबी, स्नेह, संवेदनशील, आत्मसम्मान, सहयोग, संघर्ष, शिक्षा, प्रेरणा, मेहनत, सफलता, लगन। अब इसकी जो घटनाएं हैं कहानी की, टोपी का गांव से बाहर
आकर नए स्कूल में प्रवेश, गरीबी और कठिन परिस्थितियों के बावजूद पढ़ाई में सदा अव्वल रहना, आर्थिक तंगी के कारण अपमान और उपेक्षा सहना, दोस्तों और शिक्षकों का स्नेह और सहयोग मिलना, मेहनत, संघर्ष और लगन से सफलता प्राप्त करना। है जैसे देखिए, शाबाश टोपी, तुमने तो अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि लगन ही सफलता की कुंजी है। फिर कहानी के मुख्य विचार हैं। ठीक है, तो ये माइंड मैप है, आप कम समय में इसका अध्ययन कर लीजिए एकाग्र मन से, आपका 80% तैयारी हो जाएगी। अब राही मासूम रजा, आइए इनका हम जीवन परिचय देखते हैं। ये बहुमुखी प्रतिभा की धनी थे, केवल एक उपन्यासकार ही नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध कवि और पटकथा लेखक भी हुए हैं। बॉलीवुड में इन्होंने काम किया है, स्क्रिप्ट लिखी है फिल्मों की। राही मासूम रजा का जन्म 1 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में गंगोली गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सैयद बशीर हसन आबिदी था। उनके बचपन का एक बड़ा हिस्सा बीमारी और पढ़ने लिखने में बीता। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU से उर्दू साहित्य में PhD की और बाद में वहीं उर्दू के प्राध्यापक प्रोफेसर के रूप में काम किया। राही जी स्वयं को गर्व से गंगा का बेटा कहा करते थे। तो उन्होंने जो अपनी लेखनी की शुरुआत शायरी से की। उन्होंने साहित्य के कई शानदार उपन्यास, नज़में और कविताएं लिखी। उनकी साहित्यिक कृतियों में शामिल हैं आधा गांव उपन्यास है, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, कटराबी आरजू, नीम का पेड़, और ये तो उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। कविता संग्रह है नया साल, मौजे गुल, मौजे सवा, मैं एक फेरी वाला। साहित्य के अलावा राही जी बॉलीवुड से जुड़े हैं, टेलीविजन के लिए उन्होंने काम किया है और उन्होंने 300 फिल्मों की पटकथा और शानदार संवाद लिखे। उनकी प्रमुख फिल्में हैं मिली, गोलमाल, कर्ज, मैं तुलसी तेरे आंगन की, लम्हे। ठीक है, और इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी लम्हे, मैं तुलसी तेरे आंगन की के लिए मिला। 1988 में महाभारत जैसे सुप्रसिद्ध महाकाव्यात्मक धारावाहिक की पटकथा भी इन्होंने लिखी, जो कि उनके करियर का मील का पत्थर है। 15 मार्च 1992 को मुंबई में इनका निधन हो गया। भारतीय सिनेमा साहित्य के इतिहास में ये अमर है। ठीक है, टोपी शुक्ला उनकी उसी दृष्टि का परिणाम है जो समाज की कृत्रिम दीवारों पर प्रहार करती है। तो एक नजर में टोपी शुक्ला की जो कहानी है संक्षेप में, यह कहानी बलभद्र नारायण शुक्ला टोपी और सैयद जरगा मुर्तजा इफ़न, देखिए इफ़न का ये पूरा नाम है सैयद जरगा मुर्तजा और टोपी का पूरा नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला की अटूट और निश्चल दोस्ती की है। टोपी को अपने ही रूढ़िवादी नीले तेल वाले हिंदू घर में वह प्यार और सम्मान नहीं मिलता जिसकी उसे तलाश है, उसके सूनेपन को भरती है इफ़न की दादी, एक मुस्लिम महिला जिनकी ममता और मीठी पूर्वी बोली टोपी के दिल में उतर जाती है। यह बाल मनोविज्ञान की एक ऐसी दास्तान है जो सिखाती है कि प्रेम मजहब और भाषा की दीवारों को कितनी आसानी से गिरा देता है। राही मासूम रजा द्वारा रचित कहानी टोपी शुक्ला मित्रों की ऐसी अनमोल दास्तान है जो धर्म और मजहब की सीमाओं से परे मानवीय संवेदनाओं को उजागर करती है। कहानी के मुख्य पात्र टोपी और इफ़न परस्पर घनिष्ठता से जुड़े हैं और लेखक के अनुसार वे सहोदर ना होते हुए भी आत्मा से जुड़े हुए हैं, घनिष्ठ क्लोज फ्रेंड है। यानी कि टोपी को अपने सत्य हिंदू परिवार में वह प्रेम नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता जो कि उसे चाहिए। उसके मुस्लिम दोस्त इफ़न की दादी से उसे मिलता है, वह है स्नेह, ममता माँ की। इफ़न की दादी पूर्वी बोली और उनका असीम वात्सल्य टोपी के लिए ममता का मुख्य केंद्र बन जाता है। इफ़न की दादी इफ़न को और टोपी को समान रूप से स्नेह प्रदान करती हैं। इफ़न की दादी स्वयं मौलवी परिवार की बहू होने के बावजूद अपने मायके की आजाद परंपराओं और भाषा को दिल से लगाई रखती हैं। टोपी को उनकी बातें शक्कर की डली जैसी मीठी लगती हैं। हालांकि जब टोपी अपने घर में इफ़न के घर से सीखे गए शब्दों का प्रयोग करता है तो उसके रूढ़वादी परिवार में हंगामा मच जाता है और उसे बहुत प्रताड़ित किया जाता है।
टोपी का कोमल मन इस भेदभाव को समझ नहीं पाता और वह केवल निस्वार्थ स्नेह की तलाश करता रहता है। कहानी में मोड़ तो तब आता है जब इफ़न की दादी का देहांत हो जाता है और इफ़न के पिता का तबादला हो जाने से वह भी शहर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद टोपी बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। घर की उपेक्षा और मानसिक दुख के कारण वह विद्यालय की पढ़ाई में पिछड़ जाता है। उसे शिक्षकों और जूनियर छात्रों के तानों का सामना करना पड़ता है जो उसके मन को और भी अधिक आहत करते हैं। अंततः यह पाठ हमें संदेश देता है कि प्रेम और सहानुभूति का कोई धर्म नहीं होता और बच्चों का विकास स्नेहपूर्ण वातावरण में ही संभव है। बच्चों को स्वाभाविक नेचुरल प्रेम, लव, अफेक्शन चाहिए घर के परिवार के सदस्यों से, दोस्तों से। अब इस कहानी में परिवेश का द्वंद्व है। ममता का आंगन बनाम रूढ़ियों की दीवारें। एक तरफ इफ़न का घर है और दूसरी तरफ टोपी का घर है। एकदम अपोजिट है, इसलिए उन्हें वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष कहा गया है। अब जो इफ़न का घर है वहां का माहौल कैसा है? प्यार, आत्मीयता, सुकून भरा। व्यवहार कैसा है वहां के सदस्यों का? दादी की पूर्वी मीठी बोली, स्नेह। प्रभाव क्या पड़ा टोपी पर? टोपी के लिए घर एक आश्रय स्थल था, मतलब जहां उसे ममता की छांव मिलती है, सहारा मिलता है, जहां उसे प्यार की कोई शर्त नहीं माननी पड़ती। और दूसरी तरफ टोपी का जो घर है वहां माहौल थोड़ा सख्त है, कड़ा अनुशासन है, रूढ़िवादिता है और भेदभाव है। घर के कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं। व्यवहार सुभद्रा देवी राम दुलारी का कठोर व हिंसक रवैया। प्रभाव क्या हुआ टोपी के मासूम मन पर कि अपने ही भरे पूरे परिवार में टोपी स्वयं को नितांत अकेला, मतलब एकदम घोर अकेलापन महसूस करता है, अवांछित महसूस करता है। कंक्लूजन किया, निष्कर्ष किया, दोनों बच्चे अपने अपने घरों में अकेले थे। उनकी इस एकांतता, निश्चल दोस्ती ने एक दूसरे का अधूरापन दूर कर दिया। अब जब परंपराओं की दीवार डोली तो एक शब्द से कहानी में मोड़ आ जाता है, भूचाल आ जाता है। हुआ क्या कि खाने की मेज पर टोपी ने सहजता से कहा, अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता देना जरा। और इसका रिएक्शन क्या हुआ? यह एक लफ्ज, शब्द शुक्ला परिवार की मेज पर बम की तरह गिरा। शुद्ध विशुद्ध ब्राह्मण परिवार और उनके ही बच्चे के मुंह से एक मुस्लिम उर्दू का शब्द अम्मी सुना तो सब ठिठक गए, हैरान हो गए, आंखें फटी रह गईं, सबके हाथ रुक गए और आंखें टोपी पर गड़ गईं। नतीजा, राम दुलारी और सुभद्रा देवी का क्रोध आसमान पर पहुंच गया और टोपी की बुरी तरह पिटाई हुई। कहां से सीखा ये शब्द? विश्लेषण, यह दृश्य भाषा और धर्म को लेकर वयस्कों की संकीर्ण मानसिकता और एक बच्चे की मासूमियत के बीच के सबसे तीखे टकराव को दर्शाता है। अब धर्म के नाम पर बंटवारा सिर्फ दीवारों के बीच नहीं, दिलों के बीच भी दरारें डाल देता है। ये देखिए, ये दोस्त आपस में खेल रहे हैं स्कूल में, घर में, है ना, इफ़न और टोपी में दोस्ती है। ये खाने की मेज पे जब हंगामा होता है और जब नए अधिकारी होते हैं, इफ़न तो मुरादाबाद चला जाता है ट्रांसफर होके, तो नए अधिकारी के जो बच्चे थे, लड़के थे, वो तेज तर्रार थे, विनम्र नहीं थे। टोपी जब उनसे मिलने पहुंचा तो अधिकारी के लड़के ने कुत्ता छोड़ दिया उस बेचारे पर। अब देखिए पदबंध, इस पाठ में जो पदबंध आए हैं, नीले तेल वाले डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला ने, तो इसमें भृगु नारायण शुक्ला तक ये संज्ञा पदबंध हुआ। इफ़न की परदादी बड़ी नमाजी बीवी थी, बड़ी नमाजी विशेषण पदबंध, और वह लगातार एक ही बात सोचता रहा, क्रिया पद। अब देखिए बहुविकल्पी प्रश्न, एमसीक्यूज। टोपी शुक्ला ने किस दिन यह कसम खाई कि वह कभी तबादले वाली नौकरी करने वालों के बेटे से दोस्ती नहीं करेगा? 10 अक्टूबर 1945 को। इफ़न की दादी जीवन भर कौन सी बोली बोलती रही? भाई पूर्वी बोली बोलती रही, बड़ी मिठास भरी। टोपी किस कक्षा में 2 बार फेल हुआ? 9वीं कक्षा में। जब उसका दोस्त उसके पास नहीं रहा तो वह कुंठा से भर गया, निराश हो गया।
पढ़ाई में उसका मन भटक गया। इफन टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। क्योंकि टोपी और इफन एक दूसरे के पूरक थे। इफन के बिना टोपी का अस्तित्व अधूरा और बेमानी है। दोनों अपने अपने घरों में अकेले थे और उनकी दोस्ती ने एक दूसरे के उस गहरे अकेलेपन को दूर किया था। अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो घर में मानो भूचाल आ गया। ये शब्द सुनकर मेज पर सबके हाथ रुक गए। सुभद्रा देवी और राम दुलारी ने टोपी को गवारों की जबान बोलने और मुस्लिम प्रभाव में आने के संदेह में बुरी तरह मारा पीटा। अगला प्रश्न, इफन की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी? इफन की दादी एक जमींदार की बेटी थी और उन्हें अपने मायके की पूर्वी बोली और वहां का आजाद माहौल बहुत पसंद था। उन्हें अपने मौलवी ससुराल के कड़े अनुशासन और पाबंदियों में घुटन महसूस होती थी, इसलिए वे हमेशा पीहर जाने का अरमान रखती थी। दादी अपने बेटे की शादी में क्यों नहीं गा पाई? दादी को गाना बजाना तो बहुत पसंद था इफन की दादी को, लेकिन उनके ससुराल में इसे वर्जित माना जाता था। क्यों? क्योंकि जो उनके पति थे वे एक मौलवी थे और मौलवी के घर में गाना बजाना नहीं हो सकता था। उन सख्त मिजाज थे, जिसके कारण अपने बेटे की शादी जैसे खुशी के अवसर पर भी वे अपने अरमान पूरे नहीं कर सकी और ना गा पाई, और इस वजह से वो अपने मायके भी जाकर खुश होती थी। चौथा प्रश्न, टोपी के घर में अम्मी शब्द कहने पर, हमने अभी डिस्कस कर लिया, दोबारा नहीं कहेंगे। 10 अक्टूबर 1945 का दिन जो टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है? तो इसी दिन इफन के पिता का तबादला मुरादाबाद हो गया और इफन हमेशा के लिए टोपी को छोड़कर चला गया। टोपी इस वियोग से इतना टूट गया कि उसने कसम खाई कि वह कभी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता की नौकरी तबादले वाली हो। टोपी ने इफन से अपनी दादी बदलने की बात क्यों कही? टोपी को अपनी दादी सुभद्रा देवी से कभी वह प्यार और मिठास नहीं मिली जो उसे इफन की दादी से मिलती थी। इफन की दादी उसे बहुत स्नेह करती थी और उनकी बातें टोपी को शक्कर जैसी मीठी लगती थी, इसलिए उसने दादी बदलने की बात कही। इफन की दादी की बोली टोपी को कैसी लगती थी? टोपी को दादी की पूर्वी बोली बहुत प्रिय थी। वह कहता था कि उनकी बोली उसे शक्कर के खिलौने की तरह मीठी लगती है। दादी की बोली में उसे अपनी सगी दादी की कड़वाहट के विपरीत असीम ममता का अनुभव होता था। इफन की दादी के देहांत के बाद टोपी को इफन का घर खाली सा क्यों लगा? तो दादी ही उस घर में टोपी के लिए सबसे बड़ा सहारा और प्रेम का केंद्र थी। इफन से भी अधिक टोपी दादी से जुड़ा था। उनके देहांत के बाद टोपी को उस घर में अपनापन देने वाला कोई नहीं रहा, इसलिए उसे पूरा घर उजाड़ और खाली लगने लगा। टोपी और इफन की दादी अलग धर्म के होने के बाद पर भी एक अटूट रिश्ते से बंधे थे। कैसे? तो दोनों के बीच उम्र और मजहब का बड़ा अंतर था, लेकिन स्नेह और अकेलेपन ने उन्हें जोड़ दिया था। टोपी को अपने घर में उपेक्षा मिलती थी और दादी को इफन के घर में। इस साझा अकेलेपन और निस्वार्थ प्रेम ने उनके बीच धर्म की दीवारों को गिराकर एक अटूट मानवीय रिश्ता बना दिया था। अगला प्रश्न है, इफन की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगा? तो टोपी को इफन के घर में केवल उसकी दादी से ही सच्चा प्यार और अपनापन मिला था। उनकी मीठी बोली और कहानियां टोपी को अपनी माँ की तरह लगती थी। दादी के जाने से टोपी के लिए वह घर अर्थहीन और खाली हो गया, भले ही वहां बहुत से लोग मौजूद थे। टोपी ने इफन से दादी बदलने की बात क्यों कही? तो क्योंकि टोपी की असली दादी सुभद्रा देवी अत्यंत कठोर थी और हमेशा उसे डांटती मारती थी। इसके विपरीत इफन की दादी उसे अतः प्रेम करती थी। टोपी को प्यार की गहरी भूख थी, इसलिए अपनी मासूमियत में उसने दादी बदलने का प्रस्ताव रखा। ज़हीन होने के बावजूद
टोपी कक्षा में 2 बार फेल क्यों हुआ? ज़हीन होने के बाद टोपी कक्षा में 2 बार फेल इसलिए हुआ क्योंकि पहला तो कारण था घर में पढ़ाई के लिए शांत माहौल की कमी, उसके पिता इलेक्शन लड़ रहे थे, काम का बोझ था, दूसरा इफ़न के चले जाने और दादी की मृत्यु के कारण वह गहरे मानसिक दुख और अकेलेपन में डूब गया था, जिससे वह पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। अगला 11वां प्रश्न, कक्षा में बैठने पर टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? उसे अपने से छोटे छात्रों के साथ बैठना पड़ा जो उसका मजाक उड़ाते थे, शिक्षक भी उसे अपमानित करते थे, उसके पुराने सहपाठी उसे चिढ़ाते थे और इसी उपेक्षा और तिरस्कार ने उसके कोमल मन को बहुत गहरी चोट पहुंचाई। वह उदास रहने लगा। टोपी शुक्ला की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता भौगोलिक दूरियों और सामाजिक बंधनों से कहीं ऊपर होती है। अब देखिए हॉर्स, टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल क्यों हुआ और उसे किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? भाई, टोपी के फेल होने के कारण थे कि वह ज़हीन बुद्धिमान था, लेकिन घर में उसे पढ़ने का माहौल नहीं मिला। मुन्नी बाबू और रामदुलारी उससे काम करवाते और भैरव उसकी कॉपियां फाड़ देता था। एक वर्ष उसे टाइफाइड भी हो गया था और घर में चुनाव के कारण पढ़ाई बाधित ही रही। दूसरा, भावनात्मक चुनौतियां, उसे अपने से छोटे लड़कों के साथ बैठना पड़ा कक्षा में। शिक्षक उसका क्रूर मजाक उड़ाते। बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना है क्या? बलभद्र जो कई साल एक ही कक्षा में फेल होकर रहता था। इफ़न और उसके पुराने दोस्तों के चले जाने से वह स्कूल में बिल्कुल अकेला और गीली मिट्टी का लौंदा यानी कि भोला हो गया, बहुत मूर्ख हो गया। ये हॉट्स है, आप पढ़िए और सीखिए। CVQs है, ये इम्पोर्टेंट है, ये 2 इनका अध्ययन करिए, आपकी परीक्षा में ये सहायक है। कीवर्ड जो इस चैप्टर के आए हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आंसर पूरा नहीं लिख सकते अगर आप कीवर्ड ना डालें तो। वसीयत, ज़हीन, अटूट, कस्टोडियन। कस्टोडियन किसे कहते हैं? जिस संपत्ति का कोई मालिक ना हो उसका संरक्षण करने वाला सरकारी विभाग यानी कि कस्टोडियन। तबादला यानी कि ट्रांसफर। अब देखिए मुहावरे, क्योंकि पाठों के बीच में से ही आते हैं 10th क्लास बोर्ड की परीक्षा में। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना। जब टोपी ने मुन्नी बाबू का तुरा हुआ कोट पहनने से मना किया तो सुभद्रा देवी ने घर में आसमान सिर पर उठा लिया। धज्जी उड़ाना, बुरी तरह नष्ट करना या अपमान करना पड़ा। टोपी के घर वालों ने उसकी भावनाओं और बाल सुलभ मासूमियत की धज्जियां उड़ा दी। तीर मारना यानी कि व्यंग कसना, ताना मारना। अब्दुल वहीद ने टोपी को फेल होने पर ऐसा तीर मारा कि वह तिल मिला उठा। इसी तरह देखिए पाठ में ये और आए हैं, गुस्सा पी जाना, दोस्ती गांठना, नामों का चक्कर, दीवारें डोलना, पापड़ बेलना, मुंह लटकाना, जुबान की नोक पर रखना। अब एक मजेदार कॉमिक्स आपके लिए इसी पाठ पर आधारित, पढ़िए और समझिए। टोपी शुक्ला एक संवेदनशील बालक, ऐसा ही उसकी ये कहानी हमने दिखाई है। आप भी ऐसी कोई कॉमिक्स इस पाठ के आधार पर बना सकते हो। नीचे दिए हुए प्रश्नों को पढ़िए और समझिए। अब इस पाठ पर आप गतिविधि क्या कर सकते हैं? रोल प्ले कर सकते हैं कक्षा में, है ना। 5 समूह बना के क्लास में हर समूह को अपने अपने ढंग से मनपसंद रोल लेके ग्रुप में पटकथा लिखें और उसे खेलें कक्षा में। 5 अंक के लिए मूल्यांकन आकलन भी कर सकते हैं, ठीक है। और इससे बच्चे क्या करेंगे? पात्रों की भावनाओं और अकेलेपन को गहराई से महसूस कर सकेंगे। डायरी लिख सकते हैं, सच्ची दोस्ती पर ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं कि क्या धर्म और जाति 2 बच्चों की दोस्ती के बीच दीवार बन सकती है। बुजुर्गों जैसे इफ़न की दादी का बच्चों के जीवन में क्या महत्व होता है ना। सामाजिक समरसता, संवेदनशीलता, तर्क करने की क्षमता का विकास होगा ऐसे। और पोस्टर भी बना सकते हैं, स्केचिंग। पोस्टर पर टोपी, इफ़न का चित्र, उनके नाम लिखकर उनके चरित्र की मुख्य विशेषताएं या टोपी और इफ़न के परिवार का फैमिली चार्ट बना सकते हैं। तो ये जो दृश्य श्रव्य होते हैं, विजुअल्स होते हैं, मैं क्यों लाती हूँ, क्यों बनाती हूँ यह वीडियो, आज आपको बताती हूँ कि मुझे
हर तरह की अपने शिक्षण 24 साल के शिक्षण कार्यकाल के अंतर्गत मुझे हर तरह के छात्र मिले। कुछ छात्र नेत्रहीन थे, कुछ छात्र जो है कम सुनते थे, और कुछ छात्र जो थे स्लो लर्नर थे। कुछ छात्र चित्रों के माध्यम से रुचिकर अच्छे से समझ लेते हैं, और कुछ छात्र लिखा हुआ पढ़ लेते हैं, तो कुछ छात्र सुनकर जल्दी सीखते हैं। तो इन सब के लिए ये ऑडियो वीडियो जो है, विजुअल्स जो हैं, ये बहुत हेल्पफुल हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री। इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ, ताकि मेरे सभी छात्रों के लिए यह उपयोगी सिद्ध हो और उन्हें परीक्षा में अच्छे परिणाम की गुंजाइश हो। हर छात्र एक जैसा नहीं होता, कुछ कक्षा में सीख लेते हैं, कुछ छात्र जब अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया कक्षा में तो 4-6 महीने के बाद भूल जाते हैं। जब वीडियो उनके सामने होती है इस तरह की क्रिएटिव, तो वह उसे जब चाहे ऑन करके परीक्षा से पूर्व दोहराई कर सकते हैं। अब देखिए, हमें जो पाठ पढ़ा उसका हम जो है निकासी कक्षा की कर सकते हैं। इस चार्ट को दिखाकर प्रश्न पूछ सकते हैं कि बताइए, धर्म से परे मानवीय रिश्ता किनके बीच था? दादी की ममता जो है केंद्र बिंदु कहानी का कैसे है? अम्मी शब्द का जादू क्या हुआ, है ना? इफ़न का पूरा नाम बताओ, टोपी शुक्ला का पूरा नाम बताओ, टोपी का संघर्ष और अकेलापन, बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से शैक्षणिक बाधाएं, दृढ़ता, समाधान क्या है? पाठ का जो संदेश है, मासूमियत का कैनवस, आत्मा का कोई मजहब नहीं होता, प्रेम, मित्रता, मानवीय संवेदनाएं समाज द्वारा बनाई गई धर्म, जाति और भाषा की सभी कृत्रिम दीवारों से बहुत ऊंची है। बच्चों का मन एक कोरी स्लेट की तरह होते हैं। कोरी मतलब प्लेन, जहाँ केवल प्यार की भाषा ही लिखी जा सकती है। टोपी और इफ़न की कहानी हमें याद दिलाती है कि जब समाज नफरत बांटता है, तब निश्चल प्रेम ही एकमात्र सच्चा धर्म होता है। माही राही मासूम रजा की बहुत ही मासूमियत से भरी कहानी है, बहुत सुंदर सार्थक कहानी है। तो प्लीज सब्सक्राइब वीणावादिनी चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन रोचकता के साथ मिलते हैं। शुभ दिवस, धन्यवाद।